हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेट लॉ, व्हाट इज़ रेट लॉ, है ना। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा क्या कि जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है ना। फिर जो है हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी किया है। तो आज जो है हम लोग कुछ उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक रिएक्शन है ना, N2, ये तुम्हारा N2 जो है रिएक्ट करके N2O5 जो है रिएक्ट करके NO2 प्लस ऑक्सीजन बना रहा है ना। इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है ना। रेट कांस्टेंट को किसे दिखाते हैं? K से। K का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 6.2 into 10⁻⁻6 पर सेकेंड, ठीक है। और दिया हुआ इन द बिगिनिंग, है ना। बिगिनिंग में इसका N2O5 का कंसंट्रेशन कितना है? N2O5 का जो कंसंट्रेशन है, N2O5 का वो दिया हुआ है कितना? 15 मोल पर लीटर, है ना। मोलर कंसंट्रेशन है। अब हमको बताना है क्या, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, है ना। तो किसी भी रिएक्शन का अगर हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है? K, और लिखते हैं N2O5 जो रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और इसका पावर क्या लिखा जाता है? इसका कुछ पावर होता है ना, मान लीजिए कि अल्फा पावर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है ना। तो अगर हमको के का वैल्यू पता है और कंसंट्रेशन पता है और अल्फा का वैल्यू पता है तो हम इजीली क्या करेंगे, इसका रेट हम निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, है ना। रेट लॉ हम लोग पढ़े हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? K N2O5, और ये अल्फा जो है अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है? हम लोग बताए थे कि इसका जो वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर हमको ये सब पता है तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, है ना। तो K तो पता है ना, ये पता है, मगर अल्फा हमको नहीं पता है कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, ये हमको नहीं पता है ना। तो हम कैसे देखेंगे कि ये कौन सा ऑर्डर है ना। तो हम लोग पहले ही हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, और उसका अलग अलग जो ऑर्डर रिएक्शन होता है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं, जीरो ऑर्डर ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर ले रहे हैं, किसी का भी ऑर्डर हम बता रहे हैं तो सबका जो होता है क्या, उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग होता है ना। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट डिफरेंट होता है ना। और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है उसी से हम लोग को पता चलेगा। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है तो हम इजीली उससे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है ना। तो यहाँ देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया हुआ है? पर सेकेंड, है ना। तो पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? पर सेकेंड किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है? तो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर जब भी रिएक्शन होगा तो उसका यूनिट जो है पर सेकेंड, पर आवर, पर ईयर, इस तरह से जब भी आए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है ना। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाल के देखा था, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि हमको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तब इसका ऑर्डर हमको निकल गया, है ना, कि ऑर्डर जो है फर्स्ट होगा। अब हमको क्या करना है, इसका यूनिट पुट कर देना। 6 पॉइंट, इसका वैल्यू के 6.25 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड, है ना। और इसका कंसंट्रेशन है क्या? 15 मोल पर लीटर, है ना। ये मल्टीप्लाई होगा 30, 90 और 3, तो 93, है ना। तो ये 93 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, ये इंटू हो गया पर सेकेंड। तो ये इसका क्या निकला? वैल्यू निकली है ना। तो रेट ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.3 इंटू, अगर 9.3 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, है ना। अमोनिया का हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला ये है ना। और पीटी कैटलिस्ट के पहले डिकम्पोजिशन होता है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन होता है तो ये डिकम्पोज होकर N2+3H2 गैस बनाता है। हम लोग पढ़े हैं अमोनिया जब कंबाइन करता है तो ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो अमोनिया बनता है।
उसी तरह अमोनिया डिकम्पोज करेगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। तो इसका जो है दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन होता है पीटी सरफेस पे, ये जो जीरो ऑर्डर, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, या सिर्फ हम रेट भी लिख सकते हैं कि अमोनिया NH3 का पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, है ना। रेट ऑफ प्रोडक्शन बोले या रेट ऑफ फॉर्मेशन बोले या रेट ऑफ अपीयरेंस बोले, सबका मतलब एक होता है। प्रोडक्शन बोले या फॉर्मेशन बोले, बात एक ही है ना। हमको क्या निकालना, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ना, या फिर रेट ऑफ जो हम लोग क्या बोल सकते हैं अपीयरेंस निकालना है, या फिर फॉर्मेशन निकालना। तो ये हम लोग पिछले क्लास में जो है, इससे पहले हम लोग इसका जो है कैसे रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपीयरेंस निकाला जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये निकालना है ना। इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, कैसे लिखा जाता है इक्वेशन। तो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट लॉ के टर्म में ऐसे लिखा जाता है ना। रेट लॉ हम बात पढ़े हैं ना, रेट लॉ के टर्म में हम ऐसे लिखते हैं। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन ऐसे भी होता है ना, -1/2, ये रिएक्टेंट उसके आगे माइनस लगेगा, है ना। जो भी रिएक्टेंट होता है उसके आगे माइनस लगाते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया प्लस बाई dt हो गया, है ना। और ये हो गया प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आगे प्लस लगाएंगे, प्लस N2/dt इक्वल टू 1/3 प्लस H2/dt, है ना। ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन हो गया, है ना। अब इसका जो है K का वैल्यू, है ना, K का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, देखो ये निकालना है ना। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या निकालना है, N2 निकालना है। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन जो N2 होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है ना। तो अगर कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो फिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपली जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, है ना। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो ऊपर देखो दिया हुआ है, इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है रेट कांस्टेंट का वैल्यू, K का देखो वैल्यू कितना है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ 2.5 × 10⁻³ m/s, है ना। m/s, m का मतलब होता है मोलरिटी, तो मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर भी लिखते हैं, है ना। तो m लिखा हुआ तो मोल पर लीटर हो गया, पर सेकेंड, तो वही यूनिट है ना। इसको हम मोल पर लीटर को m लिखते हैं डायरेक्ट, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K, और ये अमोनिया NH3 टू द पावर 0 हो गया, है ना। तो इसका पावर 0 थी तो 1 हो गया, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2.5 × 10⁻³ है ना, m/s, है ना। और इसका तो वैल्यू हो गया 1, यानी कि इसका हम ले सकते हैं डायरेक्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 2.5 × 10⁻³ m/s, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा क्या निकल गया, रेट निकल गया, है ना। अब जो रेट होता है, ये हमको रेट पता चल गया, है ना। हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, डी, यही निकालना हमको, dN2/dt निकालना है ना। तो दोनों तो बराबर है, कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, यानी कि ये और ये दोनों का आपस में इक्वल होगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हम लोग निकाले हैं, 2.5 × 10⁻³ m/s, यही इसका वैल्यू हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ m/s, ठीक है। तो ये जो हम लोग इसका जो है वैल्यू निकाल लिए, है ना। अब इसी में अगर हमको पूछता अमोनिया का निकालिए, है ना, जैसा अमोनिया मान लीजिए पूछ देता रेट ऑफ जो है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया निकालिए, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, है ना, अगर मान लीजिए निकालना हो तो इसका होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 क्या है 2, है ना, 1 अच्छा हम मान लेंगे कि हमको निकालना है क्या, ये हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया 1/3 हो गया, है ना। और 1/3 dH2/dt ये होता है ना। अब हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन का निकालना है ना। तो ये इसका तो वैल्यू पता है, ये निकाल चुके, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 2.5 × 10⁻³ है ना, m/s।
अब ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 3DH2/dt, है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 × 10⁻³ m/s, है ना। ये हो जाएगा क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते हैं, तो उसका अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है ना, और फ्रैक्शनल भी आता है ना। तो हम लोग जनरली स्टडी करेंगे क्या, 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक ना। और मेनली जो है हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसमें हमको डीपली अंडरस्टैंडिंग करना है किसके बारे में, तो 0 और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम लोग डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, है ना। बाकी सबका जो है जनरल आइडिया हम लोग पूरा उसके बारे में पूरा स्टडी नहीं करना है ना। तो देखो, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन मान लीजिए चल रहे हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो पहले तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है ना, तो कुछ ऑर्डर और 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं ना। तो पहला एग्जाम्पल होता है H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ये क्या बनता है, H2HCl बनता है, ठीक। ये होता है क्या, 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि अगर इसका हम रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू होता है K H2 का पावर 0 Cl2 का पावर 0, है ना। ये क्या है, तो इसके कंसंट्रेशन इसका जो है पावर 0 रहता है, तो ये हो गया क्या, 0 ऑर्डर। उसी तरह से अमोनिया जो अभी हम लोग देखें, ये टूटता है तो किसमें, N2 + 3H2 बनाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, इसमें भी रेट जो होता है, रेट इक्वल टू होता है K, रिएक्टेंट का हम लोग लिखते हैं हमेशा, रिएक्टेंट का पावर कितना हो जाएगा, इसका 0 होता है ना। तो ये इसका क्या हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अच्छा, अब इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 0 है, इसका 0 है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तुम लोग का क्या जवाब होगा, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। तो देखो इसमें क्या है कि ये क्या है, जिसका जो कोफिशिएंट है इसका ऑर्डर के इक्वल नहीं है ना, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 0 है। तो ये जिस तरह का जब भी हो, इसका कोफिशिएंट और ऑर्डर जब भी बराबर नहीं हो तो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। यानी कि ये रिएक्शन एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन नहीं है, इस सेवरल यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में होगा, है ना। इससे हम लोग इसका जो ऑर्डर देख के हम बता सकते हैं कि ये एक स्टेप में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये मोर देन 1 स्टेप में होने वाला रिएक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसी तरह से ये भी क्या, इसका भी ऑर्डर क्या 0 है ना, जबकि इसका कोफिशिएंट इसका क्या 1 1 हम लोग ले रहे हैं, मगर यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, है ना। इसका जो कोफिशिएंट है इसके इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब ये भी क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। इसका ये जो है ये तुम्हारा क्या है, तो ये जो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। तो हम रिएक्शन को देख के जो है और उसका अगर हमको ऑर्डर पता है तो बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पावर 0 हो गया, है ना। तो अगर हम इसमें कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, है ना, यहाँ जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, यहाँ पे हम 10 रखें, 20 रखें, 50 रखें, कुछ भी अमाउंट रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं इसका पावर 0 है। तो जब भी किसी चीज़ का पावर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाता है ना। इसका मतलब ये है कि हम कितनों कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, रेट में कोई इफेक्ट नहीं होता है ना।
तो एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पहले बताए थे कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हम लोग पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है ना। कंसंट्रेशन जितना बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ते चला जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मगर एक एक्सेप्शनल है, और वो एक्सेप्शनल कौन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन कि वैसे कौन सा रिएक्शन है ना जो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, ऑप्शन दिया रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, हाफ ऑर्डर। तो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। कंसंट्रेशन हम कितना चेंज करें इसका रेट जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक तरफ हम ग्राफ प्लॉट करें, एक तरफ हम क्या ले लिए, कंसंट्रेशन ले लिए, है ना। कंसंट्रेशन किसका, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। यहाँ पे ए ले सकते हैं, मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, है ना। और इधर हम क्या लिए, रेट। हम कितनों कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, इसका जो रेट होगा एक फिक्स होगा, है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका रेट है ना, हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ये क्या इधर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, रेट तो वही है ना। तो ये ग्राफ किसका होता है, ये जीरो ऑर्डर का, है ना। इस तरह का ग्राफ अगर तुमको दिया हुआ है और तुमसे पूछे कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, तो ग्राफ देखिए पहचान सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। तो क्या है कि हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, रेट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, रेट चेंज नहीं हो रहा, रेट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, है ना। ये हो गया क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, है ना, कि हम लोग ये लिख लेंगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, है ना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के में जो है रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे, और क्या, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, तो देखो जो एग्जांपल पूछा उसको हम लिखते हैं SO2Cl2, इसको डिकम्पोज होता है तो SO2 + Cl2 बनाता है। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, अभी पहले इससे पहले लिखे थे N2O5, ये टूटेगा तो क्या बनता है, 4NO2 + O2। ये भी रिएक्शन क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी क्या फर्स्ट ऑर्डर। इसका हम लोग रेट लॉ लिखना है, इसका अगर रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ क्या है, K(N2O5) का पावर 1, है ना। इसका भी क्या होता है, रेट KSO2Cl2 का पावर 1, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अब हम तुमसे पूछे कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो देखो इसका कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका कोफिशिएंट और ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, तो ये तुम्हारा हो जाता है क्या, ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। और इसमें क्या है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, सेम है ना, इसका जो कोफिशिएंट है वही इसका पावर में आ रहा है ना। तो ये क्या है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि ये सिंगल स्टेप में होगा, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि ये मोर देन 1 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए, ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब शुरू में इसका हम रेट बोले, रेट इक्वल टू K(A⁴ 1) होगा अगर फर्स्ट ऑर्डर है। अब अगर हम क्या किए, इफ concentration of A becomes डबल, अगर A का कंसंट्रेशन हम डबल कर दिए, है ना, A का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A का कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, K डबल करे कंसंट्रेशन मतलब 2A कर दिए, अब ये हो जाएगा 2K हो जाएगा, है ना। अब जो शुरू में जो रेट है उसका जस्ट 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको लिखेंगे क्या, जैसे ही कंसंट्रेशन को हम 2 डबल किए तो रेट क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, ये इनिशियल रेट का डबल हो गया, है ना। उसी तरह से
अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स ट्रिपल, इसका कंसंट्रेशन को हम ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया 3A है ना, ये हो गया क्या 3KA, ठीक है, कंसंट्रेशन 3K हो गया, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, इनिशियल रेट का जो है 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स n टाइम्स, अगर हम कंसंट्रेशन को n टाइम्स कर दिए है ना तो रेट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स n टाइम्स, है ना। देखो क्या हो रहा है कि अगर हम शुरू में ये कंसंट्रेशन था, ए था कंसंट्रेशन, तो इसका रेट ये हो गया KA, है ना। अब कंसंट्रेशन को ए से हम क्या कर दिए, डबल कर दिए, कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट कितना हो गया, जो इनिशियल में जो रेट था उसका 2 टाइम्स हो गया, है ना। उसी तरह से कंसंट्रेशन को ट्रिपल किए तो जो इसका रेट हो गया, जो इनिशियल में जो रेट था, है ना, उसका 3 टाइम्स हो गया। यानी कि जितना ट्रिपल कर रहे हैं तो ट्रिपल हो जा रहा है इनिशियल रेट का, है ना, डबल कर रहे हैं तो डबल हो जा रहा है इनिशियल रेट, है ना। अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। 5 टाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इनिशियल रेट का, इसका जो रेट है इनिशियल रेट का कितना हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। मतलब कि कंसंट्रेशन को जितना टाइम बढ़ाएंगे, है ना, उसका रेट इनिशियल रेट का उतना टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे कि अगर कंसंट्रेशन को n टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो है अगर मान लें कि हम कोई सेकेंड ऑर्डर का लिखते हैं, अब हम लोग बता रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखते हैं ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है एग्जांपल 2HiH2 + I2, है ना, ये एग्जांपल है। अब सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये इसका रेट लॉ हो गया। ये हो गया क्या, रेट लॉ पढ़े ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन ऑफ टर्म हैज पावर। ये पावर कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को हम डबल कर दिए, ये कंसंट्रेशन को हम डबल कर दिए तो रेट कितना हो जाएगा, देखो अब इसको हम डबल किए 2A किए तो रेट अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो गया, है ना, तो 4 का स्क्वायर, है ना, तो 4 टाइम्स हो गया। उसी तरह से अगर हम कंसंट्रेशन को ट्रिपल किए, है ना, इसको अब इसका स्क्वायर है ना, तब ये ट्रिपल किए तो 3 से ये क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, तो 9 के हो जाएगा, है ना, तो 9 इसको हम स्क्वायर किए तो 9K हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया, इनिशियल का 9 टाइम्स हो गया, है ना। तो इस तरह से अगर हम इसको अगर यहाँ पे कर दिया क्या 5 कर दिया तो 5 अगर कंसंट्रेशन को 5 करें तो रेट कितना हो जाएगा, इनिशियल रेट का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 टाइम्स हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम रेट को बढ़ा दें 6 टाइम कर दिए, कंसंट्रेशन को हम 6 टाइम बढ़ाएं, है ना, तो जैसे ही कंसंट्रेशन को 6 टाइम बढ़ाएंगे उसका रेट इनिशियल रेट का कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, है ना, तो उसका रेट हो जाएगा 36 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ये है ना। तो इनिशियल रेट का यहाँ पे 2 टाइम्स करने पे जो है 4 टाइम्स हो गया। यहाँ हम इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ट्रिपल किए, कंसंट्रेशन को जब ट्रिपल किए तो रेट हो गया क्या, इनिशियल रेट का 9 टाइम्स हो गया, है ना। उसी तरह से कंसंट्रेशन को हम 5 टाइम्स करेंगे, है ना, तो उसका रेट क्या होगा, इनिशियल रेट का 25 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो भी चीज़ बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन को जब हम बढ़ा रहे हैं तो रेट किस टर्म में बढ़ रहा है, स्क्वायर के, कंसंट्रेशन के स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लेंगे अगर n टाइम्स बढ़ा है ना, कंसंट्रेशन ए का n टाइम्स बढ़ा है तो रेट कितना टाइम बढ़ेगा, n स्क्वायर टाइम, ये याद रखना, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह से अब हम इसको दिखाते हैं, इसी में दिखा रहे हैं, इसी में दिखा देते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक ना। मान लें कि हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिख रहे हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल होता है क्या, तो NO+
O2 2NO2 2NO2 ठीक। कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो देखो इसका ऑर्डर 3 है और इसमें कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, इसमें कोफिशिएंट 1 लगा, 2 और 1 3 है ना। तो इसका मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या है? बराबर है। जब भी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर बराबर हो जाए तो वो क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है। वो क्या होता है? एलिमेंट्री। ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब अगर कंसंट्रेशन को हम डबल किए, है ना, कंसंट्रेशन को डबल किए तो इसका पावर कितना है? 3 है। अब पावर 3 है तो ये 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है ना। यहाँ पे क्यूब, ठीक। तो ये हो गया क्या? ये जो इनिशियल रेट है, ये क्या है? इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का कितना हो गया? इनिशियल रेट ये था, उसका 8 टाइम्स हो गया, है ना। कितना? 8 टाइम्स, ठीक। उसी तरह से अगर हम कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिए, है ना, इसका पावर कितना? 3 रखेंगे, है ना। इसका हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं ना, कंसंट्रेशन पावर तो वही रहेगा, है ना। जो ये है कि कंसंट्रेशन को डबल किया, उसको ट्रिपल किया। अब ट्रिपल करने पे ये कितना हो जाएगा? 27, ठीक। तो अब इसका पावर कितना है? 3 है। तो ये हो गया क्या है? 27। तो इनिशियल रेट ये है, इसका कितना गुना बढ़ गया, है ना। तो ये 27 टाइम्स ज़्यादा हो गया, है ना। तो कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पे इसका रेट जो है 27 टाइम बढ़ रहा है ना। तो जो भी चीज़ अब रेट बढ़ रहा है, किस टर्म में बढ़ रहा है? क्यूब के टर्म में बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो उसका रेट क्या हो जाएगा? उसके क्यूब के टर्म में बढ़ेगा। उसका रेट जो है उसके क्यूब के टर्म में, इनिशियल रेट के क्यूब के टर्म में जो है इंक्रीज करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को n टाइम्स कर रहे हैं, इसके लिए थर्ड ऑर्डर के लिए। तो जो रेट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कितना टाइम्स? n का पावर 3 टाइम्स इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया ना कि जब भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसका जो रेट होता है वो किस टर्म में बढ़ेगा? तो उसका रेट जो है क्यूब स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज करता है। और अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसका रेट जो है क्या होता है? क्यूब के टर्म में इंक्रीज करता है ना। इसका तो इनिशियल रेट का, ठीक है। अब देखो अगर हम तीनों को समराइज, चारों ऑर्डर जो पता है, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको हम समराइज करें तो हम लोग क्या देखते हैं? ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं, है ना। अब तुमको इसमें बताना है ना, एक्सप्लेन करना है कि इसमें से कौन किसका ग्राफ होगा, है ना। इधर हम ले रहे हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन ए के टर्म में हम लिए थे, है ना। तो मान लें कि ए है ना, ए कोई रिएक्टेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर भी रिएक्शन भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। इधर हम क्या लिए? रेट लिए, ठीक है। अभी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, इसको हम नेमिंग कर दे रहे हैं ना। ये मान लिया कि ए का ग्राफ है, ठीक है। ये जो है सी का ग्राफ है, ये जो है डी का ग्राफ है, और ये जो है एक्स का ग्राफ, है ना। इस तरह से हमको जो है ये दिखाया गया, है ना। अब हमको बताना है किसी सर्टेन रिएक्शन के लिए हम लोग दिखा रहे हैं ना, ये अलग अलग ग्राफ, इधर रेट लिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिए, है ना। इसमें बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर का होगा, है ना। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हमको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में बताना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि 0 ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है ना, ये बताना। बी कौन सा ऑर्डर है, बी सी का कौन सा ऑर्डर होगा, है ना, और डी का कौन सा ऑर्डर होगा, और एक्स का कौन सा ऑर्डर होगा, ठीक है। ये हमको बताना है, ठीक। तो देखो ये क्या है कि हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं मगर इसके रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट नहीं चेंज हो रहा है ना। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे कंसंट्रेशन हम कितना इंक्रीज करें, क्योंकि उसका पावर क्या होता है? 0 ऑर्डर रिएक्शन पावर 0 होता है कंसंट्रेशन। तो कितनों बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन, रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो ये किसका है? तो ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं, ये किसका हो गया? ये 0 ऑर्डर का हो गया, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? 0 ऑर्डर, ये बताना। अब ये जो सी है ना, इस सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो देखो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में देखें तो हम लोग क्या देखें कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, रेट इनिशियल का डबल हो जाता है। कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं, रेट इनिशियल का ट्रिपल हो जाता है। कंसंट्रेशन को 4 टाइम करते हैं, रेट इनिशियल का 4 टाइम हो जाता है ना। मतलब जितना टाइम कंसंट्रेशन उतना टाइम क्या होता है रेट। मगर अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो जितना टाइम कंसंट्रेशन करेंगे, जितना टाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, उसका जस्ट स्क्वायर के टर्म में रेट बढ़ता है ना।
तो अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम किए तो रेट कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, डबल बढ़ रहा है ना। कंसंट्रेशन को अगर हम 4 टाइम किए तो रेट कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स इंक्रीज करेगा रेट, है ना, इनिशियल का, है ना। तो ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, सेकेंड ऑर्डर में, और सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, थर्ड ऑर्डर में कंसंट्रेशन, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो इनिशियल का 8 टाइम बढ़ जाता है। 8 टाइम मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें से अगर हमको पूछा जाए कि कौन जीरो ऑर्डर का, कौन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, कौन सेकेंड ऑर्डर का होगा, ये जो ग्राफ नीचे दिखा रहा है ये क्या, इसका स्लोप क्या है, कम है। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, इसका, है ना। स्लोप समझ में आता है ना, स्लोप मतलब क्या होता है, कितना ढाल है ना। तो इस स्लोप क्या, इसका कम है ना, सबसे ज़्यादा क्या ये है, सबसे ज़्यादा ढाल में ये है ना। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा किसी भी सब्सटेंस का, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका रेट उतना ही फास्ट जो हो रहा है चेंज हो रहा है। ये फास्ट चेंज को दिखा रहा है। ये क्या, अगर हम फ्लैट दिखाते हैं, है ना, तो नीचे दिखाते हैं तो ये क्या होता है, कम रेट चेंज हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ी के साथ रेट बढ़ रहा है ना। और ज़्यादा तेज़ी के साथ रेट किस में बढ़ता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, ये हो जाएगा क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, और ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक, तो इस तरह से जो हम लोग कोई ग्राफ दिया हुआ है उसमें हमको एक्सप्लेन करना है कि कौन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है ना। तो हम लोग क्या, अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है ना, उसके बारे में हमको अच्छा से जानकारी है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन है दिया हुआ है, a reaction is second order with respect to a reactant। रिएक्टेंट के टर्म में क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन affected if the concentration of reactant is, फर्स्ट है क्या, डबल्ड, सेकेंड है क्या, रिड्यूस टू 1/2। मतलब कि कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करते हैं और कंसंट्रेशन को 1/2 करते हैं तो उसका क्या होगा, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, उसका रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो अगर रिएक्शन क्या फर्स्ट ऑर्डर, मान लीजिए रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट बना रहा है ना, मान के चल रहे हैं ना। अब इसका जो रेट होगा अगर सेकेंड ऑर्डर है तो क्या होगा, ए का पावर 1/k का पावर 2 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर का पावर क्या होता है, तो ये हो गया रेट लॉ, है ना। अब इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, है ना। इफ इधर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं कैसे लिखा आता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इफ द कंसंट्रेशन इज डबल्ड, कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं, है ना, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू k टू a का पावर, कंसंट्रेशन को डबल कर दिए तो क्या हो गया 4ka², है ना। इनिशियल का रेट ये था, उसका कितना हो गया 4 टाइम, तो लिखेंगे क्या, कंसंट्रेशन को डबल करने में रेट क्या हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है क्या, कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन क्या है, इसको हम हाफ कर रहे हैं ना। सेकेंड में क्या है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड में हम कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं। इसी में आगे देखते हैं, कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब इनिशियल का हाफ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये रेट है कि ये कंसंट्रेशन है वो क्या है 1/2 कर दे, मतलब इनिशियल का जो जितना भी कंसंट्रेशन दिया उसका हाफ कर दे रहा है। हाफ कर दिया तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, और है नीचे है तो 1/4 k8⁴ तो कितना हो गया, तो ये जो है तुम्हारा हो गया क्या 1/4
ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का कितना हो गया? 1/4 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये हो गया क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर हो गया कि 1/4 टाइम हो जाता है, इसमें जो है डबल होता है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना, क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाना है कि कैसे क्वेश्चन आता है ना। नेक्स्ट है a reaction is first order in A and second order in B। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो इसका अगर हम मान लिए कि कोई रिएक्शन है ए, हाँ इसका दूसरा क्वेश्चन है क्या इसमें, हाउ इज रेट अफेक्टेड when the concentration of both A and B is doubled। ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करते हैं तो उसका रेट पे क्या इफेक्ट करता है ना। तो एक रिएक्शन है ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। मान लिया कि ए है और बी है, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है ना। अब क्या दिया हुआ? रेट के ए के रिस्पेक्ट पे क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो इसका पावर 1 हो गया। और बी के रिस्पेक्ट में क्या है? सेकेंड ऑर्डर, जिसका पावर 2 है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या? रेट डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, है ना। तो ये इसको हम लिखेंगे क्या? रेट लॉ हो गया, है ना। अब नेक्स्ट है क्या कि इसमें डिफरेंशियल रेट लॉ में ऐसे भी लिख सकते हैं, dx/dt के टर्म में दिखाते हैं ना, है ना। कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल, रिएक्टेंट है आगे क्या लेंगे? माइनस, है ना। ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब सेकेंड क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन ए का क्या कर दें, कंसंट्रेशन ए का डबल कर दिया और बी का डबल कर दिया, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन को डबल कर दिए और बी का कंसंट्रेशन को भी क्या कर दिए? डबल कर दिया, है ना। ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया 2 हो गया, और बी का कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, है ना। के इसको बाहर निकाल दे, ए बी स्क्वायर, ये कितना हो गया? 8 के ए बी स्क्वायर, है ना। तो 8 टाइम्स जो इनिशियल रेट क्या ये है उसका कितना हो जा रहा है? 8 टाइम्स। तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जब दोनों का कंसंट्रेशन को बढ़ा डबल करते हैं तो जो रेट है इनिशियल रेट का डबल हो जाता है। इनिशियल रेट का कितना हो जा रहा है? 8 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जैसे पूछ दे कि एक रिएक्शन है, मान लिया कि एक रिएक्शन है जिसका जो है एक रिएक्शन है ना, जिसका रेट को हम जिसका कंसंट्रेशन को जो है 4 टाइम्स करने पे रेट 4 टाइम्स हो जाता है ना। तो कौन सा ऑर्डर होगा? तो कंसंट्रेशन को हम 4 टाइम कर रहे तो रेट 4 टाइम हो जा रहा है ना। जितना कंसंट्रेशन बढ़ा उतना ही रेट हो रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? फर्स्ट ऑर्डर, है ना। या अगर कंसंट्रेशन को अगर लिखा हुआ ऐसे कि रिएक्शन है जिसमें क्या है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को अगर हम 4 टाइम्स करें तो रेट जो है 16 टाइम बढ़ जाता है ना। रेट उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का 16 टाइम्स हो जाता है। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, है ना। देखिए कंसंट्रेशन में क्या किया? 4 टाइम, मगर रेट कितना हो गया? इनिशियल का 16 टाइम। तो कंसंट्रेशन जो दिया है उसका जितना हम 4 टाइम्स कर रहे हैं, इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, है ना। तो जब भी स्क्वायर के टर्म में बढ़े तो कौन सा ऑर्डर होता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से दिया हुआ एक रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पर रेट 9 टाइम्स हो जाता है।
कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पे रेट 9 टाइम्स बढ़ा है। 3 टाइम्स कंसंट्रेशन था, उसको रेट कितना हो गया 9 टाइम्स। किसके पावर में बढ़ रहा है 3 के, मैंने 3 के पावर में, 3 का पावर कितना आ रहा है 2 के टर्म में आ रहा है। तो जब 3 का पावर स्क्वायर के पावर में जब भी बढ़े तो कौन सा ऑर्डर हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर, है ना। उसी तरह से लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स की है तो रेट 27 टाइम्स हो गया, तो कौन सा ऑर्डर होगा। तो क्या हो रहा है 3 टाइम्स करने पे 27 टाइम हो रहा है। तो किसके पावर में बढ़ रहा है 3 के पावर 3 में, 3 का क्यूब के टर्म में बढ़ रहा है, और क्यूब के टाइम टर्म में जब भी बढ़ेगा तो ऑर्डर क्या हो जाता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। उसी तरह से कंसंट्रेशन को अगर डबल किए और रेट 8 टाइम्स हो गया, किसके टर्म में बढ़ रहा है, तो वो क्यूब के टर्म में बढ़ रहा है। डबल करने पे 8 टाइम हो रहा है, यानी कि 2 का, इसको हम डबल किए तो क्या हो गया 8 हो गया। तो 8 मतलब क्या होगा 2 का पावर 3। तो ये क्या हो रहा है कि इसका 2 का क्यूब के टर्म में बढ़ रहा है। तो जब भी क्यूब के टर्म में बढ़े तो ऑर्डर क्या हो जाता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ऐसा रिएक्शन दिया हुआ कि रिएक्शन है जिसमें हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं मगर रेट नहीं बढ़ रहा है, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। किस रिएक्शन का जो है कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा है जिसका यूनिट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है इसका यूनिट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका यूनिट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के इक्वल होता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। मोल पर लीटर पर सेकेंड बोले, मोल पर लीटर पर मिनट बोले, मोल पर लीटर पर आवर, इस तरह का जब भी लिखा हुआ है तो जीरो वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है ना। तो ये हो गया क्या तुम्हारा जो है हम लोग पढ़ लिए, है ना, कि कैसे जो ऑर्डर डिटरमाइन किया जाता है ना, कैसे हम लोग जो है कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। अब इसके बाद जो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा के हेल्प से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।